body in which body in which the interseparation gap between two particles remains invariant. A body in which the interseparation gap between two particles remains invariant is called rigid body. Is called rigid body. अभी अपन कह रहे कि टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी अपन देखे. टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी. एक रिजिड बॉडी कितने टाइप से मोशन कर सकती है वो बेटा अपन देख रहे हैं. टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी. टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी. फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन. अगर कोई रिजिड बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है तो हम कहेंगे कि इक्वल टाइम इंटरवल में उसके हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा. किसी मोमेंट पर उसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगा और हर पार्टिकल का एक्सीलरेशन सेम होगा. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ड्यूरिंग ट्रांसलेटरी मोशन ड्यूरिंग ट्रांसलेटरी मोशन the every particle of rigid body travels equal displacement in equal time interval. During translatory motion, the every particle of rigid body travels equal displacement in equal time interval. Equal displacement equal time interval में travel करेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा अपन कह रहे कि ये एक रिजिड बॉडी है. इनिशियली यहाँ पे थी. अभी बेटा रिजिड बॉडी यहाँ पे है. सपोज अपन कह रहे कि इसका पार्टिकल अगर m1 है तो मैं कह रहा हूँ कि ये पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है. ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया m1. अगर ये पार्टिकल m2 है तो जितना m1 का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट बेटा m2 का होगा. अगर ये पार्टिकल m3 है तो जितना डिस्प्लेसमेंट अपन कह रहे कि m1 m2 का होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट अपन कह रहे कि m3 का होगा. इक्वल टाइम इंटरवल में हर पार्टिकल का अपन कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. किसी मोमेंट पर अगर अपन कह रहे कि उसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, हर पार्टिकल का एक्सीलरेशन है वो भी सेम होगा. तो इस टाइप की मोशन को अपन कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन. इन रोटेशन मोशन या रोटेशनल मोशन every particle of a rigid body rotates. In rotational motion, every particles of a rigid body rotates along
rotates about a fixed axis is called rotational motion. Rotational motion. ड्यूरिंग अभी बेटा अपन कह रहे कि रोटेशन मोशन में हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन या हम कह सकते हैं एंगुलर एक्सिस. एक्सिस ऑफ रोटेशन और हम कह रहे हैं एंगुलर एक्सिस. एक्सिस ऑफ रोटेशन और एंगुलर एक्सिस इसको कहेंगे द लोकस ऑफ द सेंटर of the all particles in a rigid body doing circular motion is called axis of rotation. उसको अपन axis of rotation करता है. Any example rotation motion का? Earth around its own axis. हाँ, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट जो रोटेट करती है, बट अर्थ की प्योर रोटेशनल मोशन नहीं है. अर्थ की जो मोशन है वो प्योर रोटेशन नहीं है, वहां पे ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशन दोनों कंबाइंड मोशन है. हम प्योर रोटेशनल मोशन की अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या हो सकता है? Sir, a moving wheel. नहीं, मूविंग विल बी दैट इज द कंबाइंड मोशन ऑफ ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशन है. व्हील जब मोशन करता है तो उसका एक्सिस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन करता है और वो व्हील अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करता है, तो वो कंबाइंड मोशन हो गया. हम प्योर रोटेशनल मोशन की बात करते हैं. सीलिंग फैन. सीलिंग फैन जो है वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है. दैट मोशन इज कॉल्ड प्योर रोटेशनल मोशन. तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो सीलिंग फैन है उसकी मोशन को अपन प्योर रोटेशन कह सकते हैं. क्लियर? अभी Yes, sir. थर्ड टाइप की मोशन को अपन बात करेंगे, कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी. कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन. इसका कंबाइंड मोशन अपन देखेंगे. अभी कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशन में अपन कह सकते हैं if a rigid body if a if a rigid body rotates about a fixed axis and axis is doing translatory motion. Axis is doing translatory motion from translatory motion with respect to ground is called combined motion of rotational and translatory.
इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो हम कह सकते हैं जो व्हील है, मोशन ऑफ व्हील दैट इज द कंबाइंड मोशन ऑफ ट्रांसलेटरी और रोटेशन. Motion of wheel that is the combined motion of rotational and translatory. Kinetics of rotational motion में जैसे हमने बेटा लीनियर मोशन में काइनेमेटिक्स में पहले सबसे पहले पैरामीटर्स स्टडी किए थे, तो यहाँ पर भी अपन कहेंगे पैरामीटर्स कौन कौन से हैं मोशन को डिफाइन करने के लिए. फर्स्ट पैरामीटर्स हम देखेंगे दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको अपन थीटा से डिनोट करेंगे. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या, तो जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक ये सपोज वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक रिजिड बॉडी कुछ इस टाइप से है और ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. ये बेटा रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स है, t इक्वल्स टू 0 पर उसकी पोजीशन ये है. आफ्टर सम टाइम अपन कह रहे कि रिजिड बॉडी ऐसे अपन कह रहे कि डिस्प्लेस हो रही है. ये अपने पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है. अभी अपन कह रहे कि ये इस पॉइंट पे बेटा अपन कह रहे कि और ये हम कह रहे कि t इक्वल्स टू डेल्टा t टाइम पे अपन बात करें तो डेल्टा t टाइम पर क्या सिचुएशन होगा. ये पार्टिकल देखो बेटा अपन कह रहे कि इनिशियली ये पार्टिकल का ये मैंने लाइन ऑफ एक्शन लिया. इनिशियल अपन कह रहे कि जो पार्टिकल है उसका एंगुलर पोजीशन थीटा आई है. फाइनल जब अपन कह रहे कि पार्टिकल इधर गया तो उसका पोजीशन थीटा एफ है. और जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. चेंज इन एंगुलर पोजीशन is called angular displacement. Change in angular position is called angular displacement. जैसे बेटा अपन थीटा की बात करें तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन. ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. अभी बेटा अपन कह रहे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन होता है बेटा. क्या है इसकी ऐसा यूनिट, रेडियन. अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगा, तो हम कह सकते हैं m0 l0 t0 क्योंकि एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. सबसे इंटरेस्टिंग बेटा अगर आपको पूछा जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर, बोलो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या स्केलर. So vector. तो हम कहेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर और वेक्टर दोनों की तरह ट्रीट करते हैं. अगर अपन कह रहे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल है तो हम उसको एज ए वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करेंगे. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन कह रहे कि वेरी लार्ज है या कंपेरेटिव लार्ज है तो उसको अपन स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे, है ना. तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या इसको ऐसा लिखो, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको अपन वेक्टर कहेंगे. और अगर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो उसको अपन स्केलर कहेंगे.
जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरी लार्ज है तो उसको अपन वेक्टर के फॉर्म में ऐड नहीं कर सकते बेटा, उसका ओरिएंटेशन अपने को डिफरेंट मिलता है ना, इसलिए अपन कहेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है। जब स्मॉल होगा तो अपन कह रहे कि उसकी डायरेक्शन सेम मिलेगा, सेम ओरिएंटेशन मिलता है, तो उसको अपन वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन रेसनिक हॉलिडे में मिलता है। रेसनिक हॉलिडे एक बुक है, फिजिक्स की बुक है, फॉरेन ऑथर की, रेसनिक हॉलिडे। इस बुक में अपन कह रहे कि इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया हुआ है। देखो उस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कैसे अपन सोच सकते हैं कि जैसे एक पेन है, हम डिस्प्लेसमेंट में जैसे अपने को कहा जाए कि एक पार्टिकल इनिशियली 20 मीटर ईस्ट में गया, फिर वो 20 मीटर नॉर्थ में जा रहा है। 20 मीटर ईस्ट में, देखो इसको अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें और हम कह रहे हैं कि एक पार्टिकल पहले 20 मीटर नॉर्थ में गया, फिर 20 मीटर ईस्ट में गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम कहेंगे ये इसका डिस्प्लेसमेंट। अगर इसी में बेटा अपन कहें कि अगर एक पार्टिकल पहले हम ईस्ट में जाते हैं कि 20 मीटर ईस्ट में गया और फिर 20 मीटर नॉर्थ में गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट सेम मिला बेटा, सेम डिस्प्लेसमेंट, दोनों में डायरेक्शन सेम मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, चाहे आप पहले ईस्ट में जाओ पहले नॉर्थ में जाओ। तो अभी हम कह रहे कि ये वेक्टर है। अगर मैं इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में देखता हूँ तो देखो कैसे, ये जैसे पेन है बेटा, इस पेन को मैं 90 डिग्री पहले ऐसे बेटा रोटेट किया, फिर 90 डिग्री मैंने ऐसे रोटेट किया, पहले मैंने वाई डायरेक्शन में रोटेट किया ऐसे, फिर ऐसे रोटेट किया, तो इसका ओरिएंटेशन ऐसे हो गया। अभी हम कह रहे हैं कि सेम पेन है, पहले मैंने उसको हॉरिजॉन्टल ऐसे रोटेट किया और फिर वाई डायरेक्शन में रोटेट किया। देखो दोनों दो बार मैं 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, और दोनों में अपन कह रहे ऑपोजिट, पहले तो मैंने क्या किया, वाई डायरेक्शन में रोटेट किया, फिर इधर रोटेट किया, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक्स डायरेक्शन में इधर रोटेट किया, फिर वाई डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, दोनों में ओरिएंटेशन अपन को अलग मिल रहा है, दोनों में अपन डिस्प्लेसमेंट को सेम नहीं कह सकते, दोनों में अलग है। इसका मतलब अपन कह रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर सम रूल को फॉलो नहीं करता है। अगर वो लार्ज है तो उस केस में अपन कहेंगे कि उसको हम स्केलर की ट्रीट करेंगे। अभी देखो स्मॉल है तो कैसे होगा, पहले जैसे ये हो गया, मैंने हल्का सा उसको वाई में किया और फिर एक्स में रोटेट किया, और अभी मैं इसी को पहले एक्स में रोटेट करता हूँ फिर वाई में, देखो सेम मिला ओरिएंटेशन। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको आप अकेले बैठ के फिल करना। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से देखो, मैंने पहले उसको ऊपर की तरफ रोटेट किया, फिर बेटा हॉरिजॉन्टल रोटेट किया, तो ये ओरिएंटेशन हुआ। अभी इसी पेन को मैं पहले हॉरिजॉन्टल रोटेट कर रहा हूँ, फिर वाई डायरेक्शन में, देखो सेम ओरिएंटेशन मिला। जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है और रोटेट कर रहे हैं तो ओरिएंटेशन सेम है, और जब लार्ज अपन कह रहे डिस्प्लेसमेंट है तो ओरिएंटेशन दोनों का डिफरेंट है। इसलिए हम कहेंगे कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा और लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे। इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और स्केलर दोनों की तरह ट्रीट करता है। क्लियर?